पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, राम रमेश और गणेश। राम रमेश और गणेश 3 उम्मीदवार जो है एक चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए वो खड़ा हुआ। राम को 48% वोट और रमेश को 36% वोट मिला। राम को जो है 48% वोट मिला और रमेश को जो है 36% वोट मिला। यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या जो है 40,000 है, यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या जो है 40,000 थी, तो गणेश को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है गणेश को कितना वोट प्राप्त हुआ है वो बताना है। देखिए पहले समझिए कि जो भी वोट पड़ता है वो 100% होता है। तो 100% वोट में जो है 48% वोट जो है राम को मिल गया है और 36% वोट जो है रमेश को मिल गया है। तो जब जो बचा हुआ जो परसेंटेज है वही वोट ना गणेश को मिलेगा। तो देखिए 48% वोट जो है किसको मिल गया है, 48% वोट जो है वो किसको मिला है, राम को मिला है। राम को 48% वोट मिला है और रमेश को जो है कितना मिला है, 36% वोट मिला है। दोनों मिला के कितना मिला है, 8 6 14 और 4 3 7 1 8, 84% वोट जो है दोनों को मिला के मिला है। दोनों को मिला के जो है 84% वोट मिला है। और जो भी वोट रहता है वो अपने आप में 100% रहता है। कोई भी जो है मान लीजिए अगर 1000 वोट पड़ा है टोटल, तो वो अपने आप में 100% है। तो 100% वोट में जो है 84% वोट जो है वो दोनों को मिल गया है। तो बाकी जो बचा वोट था वो गणेश को मिलेगा। तो 100 में अगर हम 84 को माइनस कर देते हैं तो बराबर क्या बचता है, बराबर 16% बचता है। ये जो 16% वोट है वो किसको मिला है, गणेश को मिला है। अब निकाल देंगे, टोटल वोट जो है कह रहा है 40,000 है। टोटल वोट जो है वो जो है 40,000 है। टोटल वोट जो है 40,000 है। इसका 16% वोट मिला है किसको, गणेश को 16%। इसका 16% निकाल लेंगे, जो आएगा वही जो है गणेश को प्राप्त वोट होगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 पे क्या हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। यानी 6400 वोट जो है वो किसको, गणेश को प्राप्त हुआ है। समझ गए, बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक निश्चित राशि 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि है जो 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। फिर कह रहा है 8% प्रति वर्ष अगले 4 वर्षों के लिए दिया जाता है। फिर जो है 8% के ब्याज पर फिर 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। और 12% प्रति वर्ष जो है उस 7 वर्ष से अधिक के लिए जो है वो 12 वर्ष के लिए दिया जाता है। और कुल जो है 11 वर्ष की अवधि के लिए वो ब्याज लगाया है। ठीक है। और साधारण ब्याज जो टोटल है 11 वर्ष का वो जो है 27,600 रुपया है। तो कह रहा है राशि जो था वो क्या था। ठीक है, तो मान लेते हैं वो जो राशि था वो 100 रुपया था। लेट राशि जो है कितना था, 100 रुपया था। अब 100 रुपया को जो है पहले जो है वो क्या किया है, 4%, 100 रुपया को जो है वो पहले जो है 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए वो लगाया है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए लगाया है। तो ब्याज इसका निकल गया। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इसी तरह से फिर जो है वो लगाया है, इसी में जुड़ते जाएगा क्योंकि ब्याज जो टोटल दिया हुआ है तो हम टोटल ब्याज यहां निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां फिर से यहां लिखते हैं क्या कह रहा है, 100 रुपया को जो है पहले लगाया है 3 वर्ष के लिए 4% ब्याज की दर से। ठीक है, फिर जो है वो 100 रुपया को इस बार क्या किया है, वो 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए जो है 8% प्रति वर्ष
8% की दर से जो है वो लगाया है। ठीक है, फिर जो है वो टोटल 11 वर्ष के लिए लगाया है, तो 4 वर्ष यहाँ हो गया और 3 वर्ष हो गया, 7 वर्ष हो गया। और 7 से अधिक यानी 11 में 7 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी फिर जो है वो 4 वर्ष के लिए जो लगाया है, वो 4 वर्ष के लिए लगाया है, वो 12% की दर से लगाया है। 4 वर्ष के लिए जो लगाया है वो जो है 12% की दर से लगाया है। और टोटल ब्याज जो है कितना है? टोटल ब्याज जो है कितना है? टोटल ब्याज जो है 27,600 है। ठीक है, 27,600 है। समझ गए? अब इसको हल कर देते हैं, x का मान निकल जाएगा। राशि पूछ रहा है, राशि जो है x निकालना है। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 100, ऊपर क्या होगा 12x, 4 तिया 12x हो जाएगा। यहां हो जाएगा 8 चौक 32x, प्लस यहां क्या हो जाएगा 12 चौक 48x, बराबर कितना हो जाएगा 27,600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़ दो, 8 और 2 10 और 2 12, 12 के 2 बाकी 1, और यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7, 1 8 1 9, यानी कि 92x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 92x बराबर हो जाएगा 27,600। ठीक है, और 100 इधर चल जाएगा तो 2 शून्य और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 92 से देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 तिया 6 और 9 तिया 27, 3 से हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा 3 पर 4 शून्य, 1 2 3 4, यानी कि 30,000 रुपया। यानी कि जो राशि जो था वो कितना लगाया था 30,000 रुपये लगाया था। ए में 30 है, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है संख्या ई और ई का जो है मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती बराबर नहीं बताए हैं, मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा? मध्यानुपाती बराबर होता है √ए बी। मान लेते हैं ये है और ये बी है, तो √ए बी हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, तो √ए बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √a माइनस बी का होल क्यू इंटू ए प्लस बी का जो है होल क्यू। अब फिर क्या हो जाएगा गुने में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हल करते हैं तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यू है, इसमें a माइनस बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी पर 4 नहीं हो जाएगा पावर, a माइनस बी पर 4 पावर हो जाएगा, 3 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा, a माइनस बी पर 4 पावर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ है, तो a प्लस बी पर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इंटू नहीं हो जाएगा, a प्लस बी पर पावर 4 हो जाएगा, a प्लस बी पर पावर 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा, अब इसको हल करेंगे तो a प्लस बी पर क्या बात है, हाँ ऑनलाइन क्लास लेते 4 बजे आके बात कीजिएगा ना। ठीक है, a माइनस बी का जो है होल 4 हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी का होल 4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर यहाँ है तो होल स्क्वायर कर देंगे। समझ गए, यही तो आंसर हो जाएगा।
अब देखिए आंसर कहाँ दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अरुण की वर्तमान आयु जो है वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। यानी कि जो अरुण की आयु जो है, यहां देखिए अरुण की आयु जो है, अरुण की आयु जो है किसका कह रहा है? वरुण की आयु से। अरुण की आयु जो है वरुण की आयु से दोगुने से 1 वर्ष कम है, यही ना कह रहा है? अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु से 1 वर्ष, दुगने से 1 वर्ष कम है। मान लेते हैं कि वरुण की आयु x है, तो अरुण की आयु क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद जो है क्या हो जाता है? 5 वर्ष अरुण की आयु वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होती है, यानी इसके आयु के 2/3 के ही बराबर हो जाएगा, इसके 2/3 के ही बराबर हो जाएगा, यही ना कह रहा है? होगी। अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण की आयु का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अरुण और वरुण की आयु का योग जो है कह रहा है निकालने, कब? 2 वर्ष बाद कह रहा है। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए निकल जाएगा, वरुण की आयु यहां पर से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां 2 दूनी 4x, 4x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है? नहीं हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 3x अपानतिया 15, 2 इसमें गुना हो जाएगा 4x और माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके चलाएंगे, इधर इसको इधर लेके चलाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 4x में 3x जाएगा, x बचेगा, और इसको इधर कर देंगे, x बराबर जो है 17 आ जाएगा। यानी कि वरुण की जो वर्तमान आयु थी, वरुण की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? वरुण की वर्तमान आयु जो है क्या हो जाएगा? 17 वर्ष हो जाएगा। अब 2 वर्ष बाद कह रहा है, वर्तमान आयु हो गया, और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद जो है 19 वर्ष हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है दोनों का कुछ कह रहा है, दोनों का आयु का योग पूछ रहा है। अब अरुण की आयु क्या हो जाएगा? तो अरुण की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? अरुण की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, बराबर क्या हो जाएगा? 17 है। 34 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 33 हो जाएगा। अब 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु हुआ नहीं, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 2 वर्ष बाद यहां ये 33 है, प्लस 2 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 वर्ष हो गया। अब कह रहा है दोनों का योग, तो दोनों का योग क्या आ जाएगा? यहां 19 वर्ष इसका उम्र आया वरुण का, और अरुण का कितना आया? 35 वर्ष आया, और दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? जो आएगा वही हो जाएगा। 9 और 5 14 के 4 बाकी 1, 3 1 4 1 5, 54 वर्ष हो जाएगा। यानी 2 वर्ष बाद जो है दोनों के आयु का योग क्या हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। 54 देखिए सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक विक्रेता 2 प्रकार की दालें मिलाता है जिनकी कीमत 10 रुपये पर किलोग्राम है और 22 रुपये पर किलोग्राम है, तो 12 रुपये पर किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 10 रुपये किलोग्राम को 22 रुपये किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? देखिए ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि 10 रुपये किलोग्राम का कोई सामान हम खरीदे और 22 रुपये किलोग्राम का कोई सामान हम लिए हैं, और उसको 12 रुपये किलोग्राम बनाने के लिए जो है हम किस अनुपात में दोनों को मिलाएंगे कि 12 रुपये किलोग्राम बन जाए। तो ये बहुत ही आसान है, एलिगेशन का फॉर्मूला इसमें लगाइए। क्या कह रहा है देखिए,
10 रुपये किलोग्राम है और 22 रुपये किलोग्राम है। इसको बनाना कितना है? 12 रुपये किलोग्राम में। अब देखिए इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। 12 में से 10 गया, यहां 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 22 में से 12 जाएगा, 10 हो जाएगा। बस इतना ही तो है, एक लाइन का ही प्रश्न था। अब इसको कट कर देते हैं, यहां 5 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। यानी 5:1 के अनुपात में अगर हम उस मिश्रण को मिलाते हैं तो जो है 12 रुपये पर किलोग्राम बन जाएगा वो। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है अनुराग के पास जो है कोलकाता पहुंचने के लिए 10 घंटे का समय है। अनुराग को जो है कोलकाता पहुंचने के लिए मात्र 10 घंटे का समय दिया गया है और वो जो है 500 किलोमीटर की दूरी पर है। कलकत्ता जो यहां से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसकी प्रारंभिक चाल जो है पहले 3 घंटे 60 किलोमीटर, 3 घंटों में जो है 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो चलता है। मतलब जब शुरुआत में वो चलना शुरू करता है तो 60 के स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है और 3 घंटा लगातार चलता है। तो कितना दूरी तय कर लेगा पहले ही निकाल लेंगे। तो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है, 3 घंटा वो चलता है, यानी 180 किलोमीटर वो चलता है। उसके बाद कह रहा है 200 किलोमीटर जो है वो जो है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 200 मीटर जो है आगे जो है वो और चलता है, यानी टोटल वो जो है 380 किलोमीटर वो चल दिया है, ठीक है। समय कितना लिया है? समय जो है यहां पर 3 घंटा लिया है। सबसे पहले 3 घंटा लिया है, उसके बाद 200 किलोमीटर जो चला है, तो 200 किलोमीटर चलने के लिए वो 50 के स्पीड से चला है 200। तो क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, 200 बटे 50 हो जाएगा, यानी 4 घंटा चला है। ये जो 200 चला है किलोमीटर वो 4 घंटा में चला है। टोटल समय जो है उस 7 घंटा लिया है। अब उसके पास समय बचा कितना है? 10 घंटा उसको समय दिया गया था, 7 घंटा उसमें से वो चल दिया है, तो समय बचा कितना है? शेष समय उसके पास कितना रहा? शेष समय जो है उसके पास 3 घंटा बचा है। शेष दूरी कितना बचा है? टोटल दूरी 500 मीटर उसको मिला, कितना मिला है? 500 किलोमीटर मिला है, उसमें से 380 किलोमीटर वो चल दिया है। तो शेष दूरी कितना बचा उसके पास? शेष दूरी जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? यहां देखिए 120 किलोमीटर बच जाएगा। अब कह रहा है ये जो 120 किलोमीटर जो बचा है वो 3 घंटा में 3 घंटा में तय कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो 120 किलोमीटर जो बचा है, समय उसके पास 3 घंटा बचा हुआ है, तो 3 घंटा में वो जो है 120 किलोमीटर तय करता है। तो किस स्पीड से तय कर रहा है? तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी उसके पास जो है 120 किलोमीटर बचा हुआ है, समय उसके पास 3 घंटा बचा हुआ है। इसका मतलब है वो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जो शेष दूरी बचा हुआ था उस शेष दूरी को वो तय किया है। समझ गए? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन इसका लगता है छूट गया था, इसका आंसर जो है 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है इकाई अंक से संबंधित है। बिल्कुल आसान प्रश्न। इकाई अंक निकालने के लिए क्या किया जाता है? पावर को जो है 4 से डिवाइड किया जाता है और जो शेष बचता है, शेष जो बचता है वो पावर बन जाता है। समझ गए? तो क्या हो जाएगा?
यहाँ 45 को 4 से भागा देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। अब ये पूरा नहीं लेना रहता, इसमें क्या करना है हमको, बस यूनिट डिजिट को लेना है, इकाई अंक को लेना है। इकाई अंक यहाँ 7 है, इस पर पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, 8 लेंगे और यहाँ जो है 73 है, 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा और फिर बच जाएगा 3, तो 33 है, 4 या 32 हो जाएगा। इसमें भी एक शेष बचेगा, शेषफल जो है इसमें भी 1 बचेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 के पावर 1 है, 8 पर पावर 1 है, 7 या 56 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। बी में 6 है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार l सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 4l प्लस 7 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है, यहां देखिए एबीसी कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं एबीसी कोई त्रिभुज है, इसकी जो है आधार जो है l सेंटीमीटर है, ई जो है आधार l सेंटीमीटर है और ऊंचाई कह रहा है 4l प्लस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4l प्लस 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है आधार और ऊंचाई का योग जो है 37 सेंटीमीटर है। आधार और ऊंचाई का जो है योग 37 सेंटीमीटर है, यानी कि क्या कह रहा है, एल प्लस ऊंचाई क्या है 4l प्लस 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 37 सेंटीमीटर। अब इसे देखिए तो l नहीं निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 4l प्लस l, 5l बराबर क्या हो जाएगा, 37 होने जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। l बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए तो l बराबर अगर 6 सेंटीमीटर हो गया है तो 4l प्लस 7 क्या हो जाएगा, 4l प्लस 7 हो जाएगा, तो 4 गुने 6 प्लस 7 हो जाएगा बराबर 6 चौक 24, 36 31 हो जाएगा। अब ये 31 हो गया, ये 6 हो गया है। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए तो 1/2 हो जाएगा, आधार क्या है 6 है और ऊंचाई क्या है 31 है। अब इसको हल कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा, 93 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब 93 cm स्क्वायर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। 93 cm स्क्वायर डी में है, डी इसका देखिए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई को 22 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी वाई जो है 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन है इधर से जा रही है, एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है और एक ट्रेन जो है इधर से आ रही है। ठीक है, इसका चाल जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका चाल जो है 76 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन की लंबाई जो है दिया हुआ है 345 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई जो है नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं इस ट्रेन की लंबाई जो है x मीटर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इधर से कोई आदमी जा रहा है और उधर से कोई भी आदमी आ रहा है, तब जब दोनों जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलेगा, यानी दोनों का चाल मिल जाएगा। जब इसका हम औसत चाल निकालेंगे तो दोनों का चाल मिल जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के औसत चाल को हम जोड़ देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय,
समय कह रहा है कि 22 सेकेंड में वो पार करती है, 22 सेकेंड में पार करती है। तो यहां हम दूरी अगर एक का 345 मीटर है, दूसरे का x मीटर है, यानी कुल दूरी जो है इतना दूरी तय करेगा। और इतना दूरी तय करने में उसको समय जो है 22 सेकेंड लग रहा है, 22 सेकेंड लग रहा है। तो हम इधर जो है दोनों का औसत चाल क्या हो जाएगा, 50 प्लस 76। आई जो है किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकेंड आवर में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में करेंगे। तो 5/18 से हम गुना कर देंगे। और समय कितना ले रहा है, 22 सेकेंड। अब जो है ये दूरी है, ये दूरी बराबर नहीं हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी जो दूरी यहां तय किया गया है वही दूरी तो यहां तय किया गया है। तो चाल बराबर जो होता है दूरी, चाल बराबर जो होता है सॉरी दूरी बराबर जो होता है चाल गुने समय होता है। तो ये चाल है, इस समय है। अब इसको हल कर देंगे, देखिए इसकी x का मान निकल जाएगा, यानी कि दूसरे ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। और दूसरे ट्रेन का अगर लंबाई निकल जाएगा तो फिर हम चाल नहीं निकाल लेंगे। अब देखिए मतलब कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा वो हमने निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 345 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 और 7 5 12, 126 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे ना, हो जाएगा 6 और 7 5 12, ठीक है। अब गुने क्या हो जाएगा, 5/18 और गुने हो जाएगा 22। अब इसको हल कर लीजिए, क्या आएगा, इसको जो हल करेंगे तो 8 का 18 है ना, 18 7 26 से, ठीक है। 7 5 35 दूनी 70 और 70 आने की बराबर हो जाएगा 770 आ जाएगा, ठीक है। 770 आ जाएगा। 345 प्लस x बराबर 770। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 7 में से 4 गया 3, नहीं आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, 435 मीटर हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये 6 बचेगा। 10 में से 5 गया 5, 6 बचेगा। 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, यहाँ 425 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, ये बच जाएगा। 7 में से 3 गया 4, 425 मीटर हो गया। अब देखिए दूसरी ट्रेन की इसका जो x जो है ये जो हो गया है 425 मीटर हो गया है। अभी 425 मीटर हो गया है। अब पुल की लंबाई जो है 905 मीटर है। 425 मीटर हो गया है, अब पुल की लंबाई जो है 905 मीटर है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी तय कितना करेगा, 420-25 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है और पुल की लंबाई 905 मीटर है। तो दोनों मिला के इतना दूरी तय करेगा। और किस चाल से करेगा, दूसरे ट्रेन का पूछ रहा है। तो 76 किलोमीटर पर आवर। आई किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। अब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसको जो है गुना करेंगे। 18 देखिए ऊपर चला आएगा, नीचे लिखेंगे तो ऊपर चल जाएगा ना। अब जो है इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही समय में वो तय करेगा, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ यही हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या आता है, यहां जो हो जाएगा 5 5 10 के 0 बाकी 1, 5 और 5 10 के 0 बाकी 1, 2 और 1 3, नहीं हो जाएगा 5 और 5 10 के 0 बाकी 1, और यहाँ 1 बच जाएगा। और 2 है 1 3 हो जाएगा और 9 और 4 13 हो जाएगा। 1330 गुने 18/76 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए हल कर दीजिए, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 2 9 18, 39 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से 3 तिया 9 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9 13 तिया 39 हो जाएगा। अब देखिए इसको 5 से काट लीजिए, यहाँ 5 से इसको काटेंगे तब 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 बच जाएगा तो हो जाएगा 33, 5 छक 30 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 छक 30। अब 13 से इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए इसको,
फिर से काट लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये 5 5 10 के 0 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 1330 गुने 18 हो जाएगा बटे 66 गुने 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटते हैं, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 3 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है काट लेते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 133, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 हो गया तो बच जाएगा 1, तो 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, यही गलती हुआ था। अब देखिए इसको 19 दूनी 38 और 9 दूनी 18, अब 19 से काट लेंगे, 19 तो इसको काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 का 18 9 27 9 7 63। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 63 आ जाएगा, यानी कि 63 सेकेंड इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए 63 कहाँ है, 63 जो है सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है नीचे दिए गए विहित आरेख एक वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर देश के खर्च को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार का खेल है, उसको जो है उसमें कितना खर्च होता है उसको दिया गया है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन के निम्न खेलों को किए गए ध्यान का प्रतिशत क्या है। यदि वर्ष जो है मतलब कितना खर्च किया जाता है किस खेल पर कितना प्रतिशत वो दिया गया है, और कुल खर्च जो है यहाँ दिया गया है 2 करोड़ लगभग, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ जो है दिया गया है, कुल खर्च 2 है, और अलग अलग खेल पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है वो दिया हुआ है। तो कह रहा है क्रिकेट और बास्केटबॉल पर मिलाकर खर्च की गई राशि कितनी है, तो क्रिकेट पर कितना 30% खर्च किया जा रहा है और बास्केटबॉल पर 25% किया जा रहा है। क्रिकेट पर कितना है, क्रिकेट पर जो है क्रिकेट पर कितना किया जा रहा है 30%, और बास्केटबॉल पर कितना किया जा रहा है, बास्केटबॉल पर कितना किया जा रहा है, बास्केटबॉल पर जो है 25% किया जा रहा है, दोनों मिला के 55% किया जा रहा है ना, 55% किया जा रहा है। और कितना का ये जो दिया हुआ है 2 करोड़ इसका 55% किया जाता है, बस उसका 55% निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 करोड़ है, अब इसका 55% कर लेते हैं, 55% कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट लेंगे, 55 दूनी 110 हो गया, 110 पर क्या हो जाएगा 3 2 5 शून्य 1 2 3 4 5, अब 110 पर 5 शून्य कहाँ है वही इसका आंसर हो जाएगा, 110 पर 5 शून्य सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का 70% जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। कोई वस्तु है उसका 70% जो है, 70% का मतलब क्या हुआ 70/100, 7/10। कोई वस्तु है टोटल 10 है, उसमें से 70% का मतलब हुआ 7, 7 वस्तु को जो है वो 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के जो है लाभ पर वो बेचता है। ठीक है, बाकी जो बचा है 30%, टोटल 10 है तो 30% निकाले, 10 में से 7 गया 3, बाकी जो बचा है 3 वो जो है 10% के हानि पर बेचा जाता है। तो कह रहा है कुल लाभ जो है प्रतिशत क्या है, बस इतना आसान है, इसको हल कर दो, 20 सत्ते 40 से 140 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 30, ये जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140 - 30 बटे टोटल कितना है 10 है, कितना में तो 10 में हो जाएगा,
अब इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 110/10 हो जाएगा, कट गया, बराबर क्या हो जाएगा? 11% हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। 11% कहाँ है? ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बटे ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कह रहा है। अब देखिए यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, दशमलव के बाद देखिए तो कई अंक है? 1 2 3 4, सब में देखिए 4 अंक है। और नीचे देखिए सब में जो है 5 अंक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अगर एक दशमलव को हम कॉमन ले लेते हैं, कहने का मतलब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 10 से अगर हम जय दशमलव हटाना है तय वो नीचे तय शून्य नीचे दे देंगे। तो अगर हम इसमें दशमलव हटाते हैं और तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इसको ए बी सी बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे इसको ए बनाना है, इसके बराबर बनाना है, तो इसको देखिए तो 0.0030 और 2 करेंगे तो एक अंक कम गया यहां दशमलव के बाद, तो उसके बदले नीचे 10 लिख देंगे। 10 को ऊपर ले जाएंगे तो एक दशमलव बढ़ेगा ना, एक अंक के बाद दशमलव होगा। तो अब इसको देखिए, अभी ए हो गया, ये हो गया, अभी नीचे 10 है, अब 10 आया है, अब ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। अभी दोनों का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? देखिए तो यानी a/10 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही चीज है। अब देखिए इसको बदल देते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे? a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब नीचे को अभी बताएं, ए स्क्वायर a/10 का स्क्वायर प्लस b/10 का स्क्वायर प्लस c/10 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अभी बताया इसको, जैसे ई होगा वैसा ही ई होगा, वैसा ही ई होगा। एक एक शून्य को अगर हम नीचे ले लेते हैं तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? इस 100 नीचे है, ये दोनों कट जाएगा, इस 100 नहीं यहां चलाएगा, ऊपर चलाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर 100 हो जाएगा। समझ गए? 100 कहां है? ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु की सूची मूल्य जो है 7600 रुपया है और उस पर जो है प्रारंभिक छूट जो है 10% दी गई है, उस पर प्रारंभिक छूट जो है 10% दी गई है। शुद्ध विक्रय मूल्य को इतना तक लाने के लिए अतिरिक्त कितनी छूट देनी चाहिए? जैसे देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 7600 रुपया दिया है, 7600 रुपया दिया हुआ। कह रहा है इसमें जो है 10% का छूट दिया गया है। 10% छूट देने का मतलब है 90% पर दिया है, यानी कि 90/100 हो जाएगा, इतना में वो दिया है। जैसे कि कोई वस्तु है उसमें 10% का 100, कोई भी वस्तु का रेट जो रहता है वो 100% रहता है, उसमें से अगर हम 10% का जो है छूट दे रहे हैं, इसका मतलब हम 90% पर उसको बेच रहे हैं। तो 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब है 90% उसका रेट पर वो दे रहा है, और 90% पर दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 6 9 54 के 4 बाकी 5 और 9 7 63 64 65 66 67 68 हो जाएगा, 6840 हो जाएगा, यानी कि 6840 रुपया अब उसका रेट हो गया। अब कह रहा है इस 6840 रुपया में हम कितना % का डिस्काउंट दें कि वो वस्तु जो है 5814 रुपया तक आ जाए। ठीक है, यानी कि हम अब किस रेट से उसको जो है छूट दें कि 5814 रुपया तक आ जाए। तो 5814 तक आने में कई रुपए का छूट देना पड़ रहा है, इसमें हम घटा देंगे। 5814 में अगर घटा देते हैं तो कई रुपया का छूट दे रहे हैं पता चल जाएगा, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे उसका। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 0, यानी कि 1026 रुपया का जो है वो छूट दे रहा है। और 1026 रुपया का छूट कितना पर दे रहा है?
1026 का जो छूट दे रहा है वो कितना पर दे रहा है? 1026 का छूट जो दे रहा है वो 6840 पर दे रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? अब इसको काट लेते हैं, एक शून्य से एक शून्य यहाँ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 4 2 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 बाकी 1 3 3 9 1 10। ये 3 से कट जाएगा। अगर 3 से कट गया है इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? 15% आ जाएगा। 15% सी में है इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जब 8 16 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है, लेकिन x जो है 7 से विभाज्य है तो x का मान कितना हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या कह रहा है इसलिए हम इसका जो है एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 16 18 20 8 16 18 20 और 25 का जो है एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम जो है 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ये जो है इस सब से विभाज्य है, इस सब छोटी संख्या 1 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, यानी कि 3603 में से डिवाइड करेंगे तो सब में 3 शेषफल बचेगा। लेकिन वो कंडीशन लगा दिया है कि वो जो संख्या जो होना चाहिए वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यहां अगर हम एलसीएम 3600 आ गया है तो इसमें कुछ ना कुछ संख्या से हम इसका गुना लेंगे तब ना, अब +3 करेंगे तो इस डिविजिबल होगा और फिर 3 शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए इसलिए 3 इसमें जरूरी है। और इसका कोई भी तो सबसे छोटी संख्या हम जो है इसमें मान लेते हैं, 1 से करेंगे तो 3600 रह जाएगा। 3603 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आगे देखेंगे, हम आगे देखते हैं कि अगर 2 यहां लेते हैं तो क्या हो जाता है? 3600 गुने 2, सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 2 है तो 2 लेते हैं, +3 करते हैं। अब इसको देखते हैं कि 7 से कटता है या कि नहीं कटता है। 36 दूनी 7200 हो गया, +3 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? 7203 हो गया। अब 7203 देखिए 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 7203 जो है इसका आंसर हो जाएगा। करा ना, 1 7 से विभाज्य है तो x का मान कितना होगा? यानी ई जो है 7 से विभाज्य है, ई 7 से विभाज्य है तो यही इसका मान हो जाएगा। कहाँ है? 7203 ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है जब आशीष एक निश्चित कार्य को पूरा करता है तो उसे कुल जो है वेतन 70 रुपया प्राप्त होता है। एक काम को अगर पूरा करता है आशीष तो उसको 70 रुपया मिलता है, लेकिन अगर वही काम को कनिका करती है तो उसको 165 रुपया मिलता है। तो काहे ऐसा होता है? तो नीचे देखिए दिया हुआ है कि जो है एक दिन का जो है मजदूरी जो है 3.5 रुपया है, किसका? आशीष का। लेकिन कनिका का एक दिन का मजदूरी जो है 5.5 रुपया है। ठीक है, कनिका का मजदूरी 5.5 रुपया है और आशीष का 3.5 रुपया है। अब कह रहा है एक दिन में जो है एक दिन काम किया तो 3.5 रुपया मिला, यानी कि 3.5 रुपया में जो है आशीष एक दिन काम करता है। एक दिन तो 1 रुपया में वो 1/3.5 दिन काम करेगा, इसलिए 70 रुपया में कितना दिन करेगा? इसीलिए जो है 70 रुपया में वो कितना दिन करेगा? 1/3.5 गुने 70, यानी कि 20 डे में करेगा। अब इसी तरह से देखिए तो ये भी है 5.5 रुपया में जो है एक दिन कार्य करता है, 5.5 रुपया में एक दिन कार्य करता है तो 165 रुपया में कई दिन कार्य करेगा? इसको काट लेंगे, क्या आ जाएगा? 30 डे हो जाएगा। यानी कि आशीष जो है 70 रुपया में जो है 20 दिन कार्य करता है। ठीक है, 20 डे करता है। और कनिका जो है 165 रुपया में जो है 30 डे कार्य करती है। ठीक है,
अब तो कह रहा है दोनों मिल के अगर कार्य करेगा तो कै रुपया लगेगा। अब देखिए दोनों मिल के अगर कार्य करता है तो कै रुपया लगेगा, दोनों मिल के कार्य करेगा तो कै रुपया लगेगा। देखिए तो 20 और 30 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, बीतिया 60 और 30 दूनी 60, 5 हो गया। और दोनों मिल के कार्य करेगा, टोटल वर्क जो है 60 है और टोटल इफिशियंसी 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा, तो 12 25 60, यानी दोनों मिल के जब कार्य करेगा तो कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। अब 12 दिन में कर रहा है दोनों मिल के, और दोनों का जो मजदूरी है वो कितना है, 3.5 रुपया और 5.5 रुपया, यानी 9 रुपया। दोनों मिला के एक दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा, एक दिन का मजदूरी इसका 3.5 रुपया है, इसका 5.5 रुपया, तो दोनों मिला के एक दिन का मजदूरी जो हो जाएगा 9 रुपया। अब 12 दिन दोनों मिलकर काम करता है तो कई रुपया इसका लागत बढ़ जाएगा, 12 9 टोटल से 108 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल लागत जो है उसको दोनों मिल के जब कार्य करेगा तो 108 रुपया में काम वो कर देगा। समझ गए। चलिए अंतिम प्रश्न था, अब अगले दिन देखते हैं